दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इस लेख को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है और इस वीडियो में हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे। अर्थात पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर बताएंगे और इस पाठ का वाचन हम कर चुके हैं। इसका अर्थ, भाव और व्याख्या को लेकर के एक वीडियो हम पूर्व में बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके और प्लेलिस्ट में जा कर के कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो देख सकते हैं जो पूर्व में बना दी गई। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? उत्तर है, द्विवेदी जी ने पुरातन पंथियों को निम्नलिखित तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। नाटकों में कुलीन स्त्रियों को उनके प्राकृत भाषा बोलने पर अपढ़ होने का सबूत नहीं माना जा सकता है। कुछ शिक्षित लोग ही संस्कृत बोलते थे, शेष अन्य लोग प्राकृत ही बोलते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत में दिए तथा जैन बौद्ध साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। यद्यपि शिक्षा के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं, हो सकता है कि वे कहीं खो गए हों। भारत में वेद मंत्रों की रचना में स्त्रियों का योगदान रहा है, जो उनके शिक्षित होने का प्रमाण है। रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखने से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भी स्त्रियों के पढ़ने लिखने का चलन था। प्रश्न नंबर 2 है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क देते हुए कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। उनकी इस दलील का द्विवेदी जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक खंडन किया है। वे कहते हैं, यदि स्त्रियों के द्वारा किए गए अनर्थ उनकी शिक्षा के कारण हैं, तो पुरुषों के द्वारा बम फेंकने, रिश्वत लेने, चोरी करने, डाके डालने, नर हत्या करने जैसे कार्य भी उनकी पढ़ाई के कुपरिणाम हैं। ऐसे में इस अपराध को ही समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय और पाठशालाएं बंद करवा देनी चाहिए। इसके अलावा दुष्यंत द्वारा शकुंतला से गंधर्व विवाह करने और बाद में शकुंतला को भूल जाने से शकुंतला के मन में कितनी पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, यह तो शकुंतला ही जानती है। ऐसे में उन्होंने दुष्यंत को जो कटु वचन कहे, यह उनकी पढ़ाई का कुफल नहीं बल्कि उनकी स्वभावोक्ति है। प्रश्न नंबर 3 है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छांटकर समझिए और लिखिए। उत्तर है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधियों के कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। उनमें से कुछ व्यंग निम्नलिखित हैं। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई संस्कृत थी? जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ
प्राकृत में बनाए हैं वे अपढ़ और गंवार थे, तो हिंदी के प्रसिद्ध अखबार से संपादक को भी अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की बलिहारी स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष घूट। अगला प्रश्न है, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पुराने समय में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय प्राकृत प्रचलित और लोक विवृत भाषा थी। भवभूति और कालिदास के नाटक जिस समय लिखे गए उस समय शिक्षित समुदाय ही संस्कृत बोलता था, शेष लोग प्राकृत बोलते थे। शाक्य मुनि, भगवान बुद्ध और उनके चेलों द्वारा प्राकृत में उपदेश देना, बौद्ध एवं जैन धर्म के हजारों ग्रंथ का प्राकृत में लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि प्राकृत उस समय की लोक प्रचलित भाषा थी। ऐसे में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का सबूत कैसे हो सकता है? प्रश्न नंबर 5 है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, हर परंपरा अपने काल, देश और परिस्थिति के अनुसार प्रासंगिक रहती है, परंतु बदलते समय के साथ उनमें से कुछ अपनी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता खो बैठती हैं। इन्हीं में से एक थी पुरुष और स्त्रियों की शिक्षा में भेदभाव करने की परंपरा। इसके कारण स्त्री पुरुष की स्थिति में असमानता उत्पन्न होने के अलावा बढ़ती जा रही थी। अतः इसे त्याग कर ऐसी परंपरा अपनाने की आवश्यकता थी जो दोनों में समानता पैदा करे। शिक्षा वह साधन है जिसका सहारा पाकर स्त्रियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं और लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। अतः लड़का लड़की में भेदभाव न करने, उनके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा तथा अवसरों में समानता देने की स्वस्थ परंपरा अपनानी चाहिए तथा स्त्री पुरुष में समानता बढ़े। प्रश्न नंबर 6 है, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उत्तर है, तब अर्थात प्राचीन भारत और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त अंतर है। उस समय शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जहां शिक्षा रटने की प्रणाली प्रचलित थी। इसके साथ उनमें उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करने पर जोर दिया जाता था ताकि वे बेहतर इंसान और समाजोपयोगी नागरिक बन सकें। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में रटने के बजाय समझने पर जोर दिया जाता है। आज की शिक्षा पुस्तकीय बनकर रह गई है, जिससे मानवीय मूल्यों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की प्रणाली रोजगार परक न होने के कारण यह आज बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 7 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, कैसे? उत्तर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले तथा कुतर्क प्रस्तुत करने वाले पर व्यंग तथा उनकी सोच में बदलाव लाने का प्रयास करता है। द्विवेदी जी ने देखा कि समाज में स्त्री की दीनहीन दशा का कारण शिक्षा की कमी है। यह कमी समाज का तथाकथित सुधार करने का ठेका लेने वालों की देन है। ये तथाकथित समाज सुधारक तथा उच्च शिक्षित लोग स्त्रियों को पढ़ने से रोकने की कुचाल रचे बैठे थे और स्त्री शिक्षा में अड़ंगे लगाते थे। ऐसे लोगों के हर कुतर्क का जवाब देते हुए द्विवेदी जी ने पौराणिक और रामायण से जुड़े उदाहरण भी नहीं पेश किए, वरन स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता और आवश्यकता पर जोर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि यह निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है।
प्रश्न नंबर 8 है, द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर है, द्विवेदी जी की गणना एक और जहां उच्च कोटि के निबंधकारों में की जाती है, वहीं उन्हें भाषा सुधारक भी माना जाता है। उन्होंने अपने अथक प्रयास से हिंदी को परिष्कृत करते हुए सुंदर रूप प्रदान किया। उनकी भाषागत विशेषता में प्रमुख है संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। उनकी रचना में आम बोलचाल के शब्दों के अलावा उर्दू के भी शब्द हैं। उनके लंबे वाक्य भाषा में कहीं भी बोझिलता नहीं आने देते हैं। उनकी भाषा भावों की अभिव्यक्ति में पूरी तरह सफल हुई है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सजीव हो उठी है। उनकी व्यंग्यात्मक शैली इतनी प्रभावशाली है कि पाठकों के अंतर्मन को छू जाती है। भाषा अध्ययन निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके एकाधिक अर्थ स्पष्ट हों। जैसे कि चाल, दल, पत्र, हरा, पर, फल, कुल। उत्तर चाल का, यदि दुनिया की चाल बदलना चाहते हो तो पहले लोगों की चालों से बचो। अब यह चाल शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार उसका अलग अर्थ है। ऐसे ही दल, इस बार के विधानसभा चुनाव में रमेश अग्रवाल के दल ने सभी राजनीतिक दलों के इरादों को दल दिया। अब यहाँ पर दल 3 बार प्रयुक्त हुआ है, तीनों बार उसके अर्थ अलग हैं। दल यानी कि एक संगठन, राजनीतिक दलों के यानी कि दूसरे संगठनों के, और दल यानी कि कुचलना, दबाना उनको। पत्र, आज के समाचार पत्र में गांधी जी द्वारा नेहरू को लिखा पत्र छपा है। अब एक होता है समाचार पत्र, एक होता है कोई व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा जाए वो। हरा, हर मैदान हरा नहीं है जहाँ की आप हमें हरा सकें। हरा यानी कि रंग से तात्पर्य, हरा यानी कि पराजित। पर, उस डाल पर बैठे पक्षी के पर बहुत सुंदर हैं। अब एक पर है मतलब पंख, दूसरा पर यानी कि उसके ऊपर। फल, अधिक फल खाने का फल भी अच्छा नहीं होता। एक फल का मतलब परिणाम और एक फल का मतलब होता है जिसे हम फ्रूट्स कहते हैं इंग्लिश में, वो। कुल, हमारी कक्षा के कुल छात्र 12 हैं और उनके कुल अंक भी 12 ही रहे। यहाँ पर कुल का मतलब जोड़ है, संयोग है, योग है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के सभी उत्तरों को हमने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच जाए। यदि इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।